नमस्कार दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन आज से शुरू हो चुका है और हर बार की तरह हम भारतवासियों के दिल में एक बार फिर से वही सवाल है जो हर बार के ओलंपिक से पहले होता है कि हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी इस बार कितने मेडल्स लेकर आएंगे, किस किस खेल में कितने पदक आएंगे। क्योंकि हम भारतवासी पदकों के मामले में, मेडल्स के मामले में सूखाग्रस्त इलाके के ही निवासी हैं। साल 1900 से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक खेलों में और आज तक, मतलब पिछले ओलंपिक खेल जो 2016 में हुए थे, तब तक 116 साल के अपने पार्टिसिपेशन के इतिहास में हमने, मतलब भारत देश ने केवल 28 मेडल हासिल किए हैं, जो बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि हिंदुस्तान इस बार के 2021 के ओलंपिक खेलों में कितने पदक हासिल करेगा, लेकिन मैं आपसे चर्चा करूंगा दो ऐसे देशों की जिन्होंने भारत के मुकाबले बहुत कम ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया और इनमें से एक ने जीते 500 से ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स और दूसरे ने जीते हैं 1000 से ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, हिंदुस्तान क्यों नहीं अब तक ऐसा कर पाया और क्या करे भारत कि जिससे भारत के पास में भी इतने सारे ओलंपिक मेडल्स आ जाएं। अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ में और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओलंपिक खेल 3 तरह के होते हैं, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। लेकिन क्योंकि समर ओलंपिक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और इस बार भी, आज भी जो शुरू हुए हैं वो समर ओलंपिक खेल ही हैं, इसलिए मैं जितने भी रिकॉर्ड्स आपके सामने पेश करूंगा वे सारे के सारे रिकॉर्ड्स समर ओलंपिक्स के ही होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना 1949 से पहले तक एक गरीब देश हुआ करता था, गरीब किसानों का, गरीब मजदूरों का ऐसा देश जिसमें चारों तरफ अशिक्षा थी, सब लोग अनपढ़ जाहिल ही ज़्यादा मिला करते थे और ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने के बारे में तो सोचना बड़ा मुश्किल था, जीतना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन 1949 में वहाँ के गरीब मजदूरों ने और किसानों ने आपस में मिलकर जो एक पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसने 1949 में देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और बस यहीं से चीन का ओलंपिक खेलों का सफ़र एक सुनहरे भविष्य की तरफ मुड़ गया। अपने देश में क्रांति करने के बाद ठीक 3 साल बाद यानी 1952 में चाइना ने एक खिलाड़ी को ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करवाया और इस खिलाड़ी को कोई भी पदक हासिल नहीं हो पाया। हालांकि उसके बाद 1952 से लेकर 1984 तक चीन ने ओलंपिक खेलों में हिस्सेदारी नहीं की क्योंकि इसकी कुछ पॉलिटिकल वजह थी जो किसी वीडियो में मैं कभी आपको विस्तार से बता पाऊंगा। लेकिन अगले 32 साल तक चीन ने ओलंपिक खेलों में हिस्सेदारी नहीं की और जब 1984 में हिस्सेदारी की तो 15 गोल्ड मेडल्स के साथ में उन्होंने कमाल कर दिया। 1984 से लेकर 2016 तक कुल 9 ओलंपिक खेलों में चीन ने 224 गोल्ड मेडल्स, 167 सिल्वर मेडल्स और 155 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ में कुल 546 ओलंपिक मेडल्स पर कब्जा किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है, बड़े ही इंस्पिरेशन की बात है हम जैसे लोगों के लिए। इन 9 ओलंपिक खेलों में चीन की तरफ से हर बार 200 से ज़्यादा एथलीट्स ने, 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने खेलों में पार्टिसिपेट किया है, ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है। और साल 2008 में जब बीजिंग में चाइना ने खुद ऑर्गेनाइज किए थे समर ओलंपिक खेल, तब उनकी तरफ से 600 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इन खिलाड़ियों में से 5 लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए और जिनकी उम्र 16 साल भी नहीं थी और एक लड़की तो ऐसी थी जिसकी उम्र 14 साल भी नहीं थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट थी चाइना के लिए। इन 9 ओलंपिक खेलों में से 5 बार चाइना टॉप 3 में रहा है और एक बार सन 2008 में तो फर्स्ट रैंक थी उसकी जब उसने 100 मेडल्स हासिल किए थे। अब बात करते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की। चीन की ही तरह 1917 यानी 1917 तक रूस एक बेहद गरीब मजदूरों का देश हुआ करता था। भुखमरी की हालत थी। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होकर ही चुका था कि 1917 में रूस के तमाम मजदूरों ने एक पार्टी बनाकर, बोल्शेविक पार्टी बनाकर अपने देश में इनकलाब बरपा दिया, यानी कि अपने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपना खून चूसने वाले शासकों को लात मारकर भगा दिया। 1917 से लेकर अगले 4-5 साल सिविल वॉर में बीते और इस सिविल वॉर के दौरान अकाल पड़े, अनेकों लोग मारे गए, जिसके बाद बर्बादी ही बर्बादी चारों तरफ फैली हुई थी। 1922 से लेकर अगले 20 साल तक रूस ने, यानी कि सोवियत संघ ने, अपने देश को खड़ा करने में पूरी ताकत लगा दी और इतिहास साक्षी है कि इन 20 सालों में सोवियत संघ ने उद्योग के मामले में, खेती के मामले में पूरी दुनिया को पछाड़ दिया।
सोवियत संघ ने अभी अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया ही था, वो एक महाशक्ति बना ही था कि 1939 में छिड़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और उसके तमाम दोस्तों ने सोवियत संघ को बर्बाद करने की सारी कोशिशें कर लीं। सोवियत संघ तो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाकी सारे दुश्मन परास्त हो गए। हिटलर, मुसोलिनी मारे गए और 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके 7 साल बाद यूएसएसआर ने पहली बार 1952 में ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी की। और इस 1952 के समर ओलंपिक्स में सोवियत संघ ने 22 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 71 ओलंपिक मेडल जीतकर स्पेस रिसर्च के बाद, उद्योगों के बाद, खेती के बाद ओलंपिक की दौड़ में भी अपने आप को एक बहुत तगड़ा कंपटीटर, एक बहुत ही जबरदस्त देश साबित कर दिया। 1952 से 1988 तक सोवियत संघ ने कुल 9 बार समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और इन 9 बार में 395 गोल्ड मेडल्स, 319 सिल्वर मेडल्स और 296 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ में यूएसएसआर ने कुल 1010 ओलंपिक मेडल्स हासिल किए। 1010। ज़रा सोचिए, अगर हिंदुस्तान में, भारत में, जहां एक ब्रॉन्ज मेडल आने पर हम लोग हवा में उड़ जाते हैं, वहां अगर 1000 से ज़्यादा मेडल्स हमारे पास में होते तो हम कहां होते। चलिए अब इंडिया की ही बात कर लेते हैं। जब भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था 1947 से पहले तक, उस दौर में क्या हुआ? अंग्रेज़ों की सरकार थी, 6 बार ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट किया और कुल 5 मेडल्स हमें वहाँ से मिले, जिनमें से 3 मेडल्स तो हमारे हॉकी की वजह से मिले। हॉकी उस दौर में बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी हमारी, और मेजर ध्यानचंद का ज़माना था वो, जिसकी वजह से हमें 3 गोल्ड मेडल्स के साथ में 5 मेडल्स कुल मिलाकर ओलंपिक्स में प्राप्त हुए। 1947 में अंग्रेज़ भारत से चले गए और 1948 में पहली बार आज़ाद भारत ने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया। 1 गोल्ड मेडल हासिल किया, वो भी हॉकी की बदौलत। और तब से लेकर अब तक हमने 18 बार ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है, समर ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है। और इन 18 चांसेस में कुल 23 मेडल, 23 मेडल्स हमारे खाते में आए हैं, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल्स हमें मिले हैं, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल्स तो हमें हॉकी की बदौलत मिले। उनमें भी आखिरी गोल्ड मेडल हमें 1980 में मिला था। उसके बाद सिर्फ 1 गोल्ड मेडल हमें मिला है चीन में 2008 में, वो भी अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग के लिए। ओलंपिक मेडल्स के मामले में तो हम वैसे ही बेहद शर्मनाक स्थिति में थे, लेकिन इस बार के ओलंपिक खेलों से ठीक पहले हम और भी ज़्यादा शर्मनाक स्थिति में तब आ गए जब हमारा स्टार एथलीट, जब हमारा सबसे ज़्यादा मेडल्स यानी कि 2 मेडल्स जीतने वाला खिलाड़ी सुशील कुमार एक दूसरे खिलाड़ी के मर्डर के केस में पुलिस की गिरफ्त में आ गया। यानी कुल मिलाकर बेहद चिंताजनक और बेहद शर्मनाक स्थिति है भारत की ओलंपिक के मामले में। कुछ लोग कहते हैं कि अब मोदी जी आ गए हैं इस देश को संभालने के लिए, तो ओलंपिक में भी वो हमारी नैया पार लगा देंगे। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सन 2001 से लेकर सन 2014 तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस दौरान 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और इन 3 ओलंपिक खेलों में एक भी गुजराती खिलाड़ी मेडल जीतना तो दूर की बात, ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट तक नहीं कर पाया। सरकारी विज्ञापनों में भले ही हमारी देश की स्थिति बड़ी चमकती दमकती दिखाई दे, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास स्टेडियम्स नहीं हैं, हमारे पास कोचेज़ नहीं हैं, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ में बड़े बड़े व्यापारियों का, बड़े बड़े राजनेताओं का कब्जा है, जो मुनाफा कमाने के लिए खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को, उनकी डाइट तक को खा जाते हैं। इसके ठीक उलट चाइना में या यूएसएसआर में खिलाड़ियों को नरिश करना, उनकी प्रतिभा को निखारना, उनको स्टेडियम्स उपलब्ध करवाना, उनको बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग देना, उनको न्यूट्रिशन देना, उनको तमाम इक्विपमेंट्स देना पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी रही। इसकी वजह से वहाँ पर करप्शन का चांस बेहद कम रहा। और दूसरी वजह यह भी रही कि वहाँ पर मजदूरों का शासन था, मजदूरों की पार्टी का शासन था। वे मजदूर जो ये जानते थे कि संसाधनों के अभाव में किसी प्रतिभा को मौका न मिलने का दर्द कैसा होता है। हम भी 500 या 1000 मेडल्स ला सकते हैं, इनसे ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा चाइना और रशिया में हुआ था। आज 23 जुलाई है, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का आज जन्मदिन है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और उनके तमाम साथियों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था HSRA, और इस HSRA के डॉक्यूमेंट्स में ये साफ पढ़ा जा सकता है कि ये क्रांतिकारी हिंदुस्तान में मजदूरों के नेतृत्व में एक क्रांति करना चाहते थे। अगर वो समाजवादी क्रांति हिंदुस्तान के अंदर हो जाए, हम और आप इसका जिम्मा ले लें, तो हिंदुस्तान तमाम सेक्टर्स में तो यादगार परफॉर्मेंस दे ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ
ओलंपिक के सूखे को भी, मेडल्स के सूखे को भी हम खत्म कर सकते हैं। शुक्रिया।